यस ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में 2 सितंबर से जो आपकी परीक्षाएं हैं, प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में हम चर्चा कर रहे थे शिक्षण प्रतिमानों की। आज हम उसी से संबंधित एक दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, संप्रेषण, कम्युनिकेशन की। कि कम्युनिकेशन, आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन, संप्रेषण जो होता है वह केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ही नहीं बल्कि जो आम जनजीवन हमारा है, रोज की जो दिनचर्या है, उसमें भी एक महत्वपूर्ण स्थान हमारा रखती है। मनोविज्ञान में आपने पढ़ा होगा बुद्धि, आईक्यू, लेकिन एक आपने उसी में प्रत्यय पढ़ा होगा भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। गोलमैन ने दिया था और गोलमैन ने बताया था कि जो हमारी सफलता है उस सफलता में 80% योगदान हमारी भावनात्मक बुद्धि यानी इमोशनल जो हमारे आईक्यू होते हैं उसके होते हैं, इमोशनल बुद्धि के होते हैं। यानी आईक्यू का ना होकर के ईक्यू ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बुद्धि यानी आईक्यू केवल 20% योगदान देता है और भावनात्मक बुद्धि यानी ईक्यू 80% योगदान देता है हमारी सफलता में। और जो भावनात्मक बुद्धि होता है वह होता क्या है कि अपने आप को समझ लेना और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार हमको करना है उसके बारे में जानना। यानी सामाजिक जो प्रक्रियाएं होती हैं समाज में, हमको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना, ये सारी चीज़ें भावनात्मक बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। ऐसा गोलमैन ने बताया और कहा कि ये 80% योगदान देती हैं हमारी सफलता में। संप्रेषण, हम अपनी जो भावनाएं हैं, जो अपनी विचार हैं, उन भावनाओं और विचारों को हम दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अगर चाहे, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि हम दूसरे के बिना संपर्क से हम अपना जो जीवन है वो अच्छे से काट लेंगे, तो ऐसा संभव ही नहीं है। और ऐसा संभव क्यों नहीं है? क्योंकि समाज में रह करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे से करते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय संप्रेषण की आवश्यकता होती है। एक बच्चा जन्म से ही संप्रेषण करना प्रारंभ कर रहा है। संप्रेषण केवल बोल करके ही नहीं है कि हमने कुछ बोला, आपने कुछ सुना। संप्रेषण वही नहीं है। हाव भाव, विचार, भावना, संकेत, चाहे जैसे हम अपनी बात अगर आप तक पहुंचा देते हैं तो संप्रेषण माना जाता है। यानी किसी भी माध्यम से अपनी बातों को हम अगर आप तक पहुंचा देते हैं तो वह संप्रेषण कहलाता है। आप जब सड़क पे यात्रा करते हैं तो जब आप लाइट पे पहुंचते हैं, जो लाइट लगा होता है, रेड लाइट जो होता है, वहां जब आप पहुंचते हैं तो वहां 3 प्रकार की बत्तियां आपको मिलती हैं, रेड, ग्रीन और येलो। वो बत्तियां तो कुछ कहती नहीं है कि आपसे कुछ कहें, लेकिन आप करते क्या हैं कि आप जैसे ही रेड बत्ती होती है आप क्या होते हैं? रुक जाते हैं। ग्रीन बत्ती होती है आप क्या होते हैं? चल देते हैं। तो कहती तो बत्तियां तो आपसे कुछ कहती नहीं, लेकिन आप समझ गए, इसका मतलब वहां संप्रेषण हो गया। जो वह कहना चाह रही थी बत्ती, वह आपने समझा, इसका मतलब कि संप्रेषण हो गया। तो केवल कहने से ही संप्रेषण नहीं होता है, उसके तमाम माध्यम होते हैं। तो माध्यमों की चर्चा तो खैर हम आगे करेंगे। अभी संप्रेषण होता क्या है? संप्रेषण बालक जन्म से ही प्रारंभ कर देता है। अगर संप्रेषण की क्षमता उसके अंदर नहीं होगी तो वह अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा नहीं पाएगा। आप देखते हैं छोटे बच्चे जब कुछ कह नहीं पाते हैं तो रोते हैं। वो संप्रेषण ही करते हैं कि उनको चाहिए कुछ खाने के, कुछ पीने के लिए दूध चाहिए। रोते हैं जब भूख लगती है, तेज तेज चिल्लाते हैं, वो उनका संप्रेषण होता है।
और धीरे धीरे करके जिस समाज में वह बच्चा रहता है उस समाज की रीति रिवाज, परंपरा, भाषा सीख करके और एक दूसरे से वह संप्रेषण और संपर्क स्थापित करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जन्म से ही बच्चे संप्रेषण करते हैं। संप्रेषण शब्द जो है वो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से बना हुआ है। कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से आया है। लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से आया है और कम्युनिस्ट का अर्थ होता है कॉमन या सामान्य। कॉमन या सामान्य। अब कॉमन या सामान्य क्या है? संप्रेषण में कॉमन या सामान्य क्यों यहां लिया गया उसका अर्थ? जैसे अगर कोई बात हमको पता है, हमारी जो भावना है, हमारे जो विचार हैं, कोई बात जो हमको पता है, जब तक वो हमारे पास है तब तक वो विशिष्ट है। तब तक वह क्या है? विशिष्ट है। हमने किसी को बताया नहीं, किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन करेंगे, जब हम अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जब हम अपनी जानकारी में जो बात है दूसरों के साथ शेयर करेंगे, तो वो बात क्या हो गई? अब दूसरे तक पहुंच गई, तो वो बात हो गई सामान्य। इसलिए कम्युनिस्ट का जो अर्थ होता है वह होता है सामान्य। तो कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है? कॉमन या सामान्य। यानी अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही हम संप्रेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो व्यक्ति विभिन्न माध्यमों से अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करता है, और जो अपनी बातों को पहुंचाने तक प्रयास करता है, अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है, वही संप्रेषण कहलाता है। तो ये साधारण अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक आप सबसे पहले करिए। अगर आप वीडियो देखना प्रारंभ करते हैं तो आप लाइक जरूर करिए, और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आप कमेंट करिए कि हाँ हमने आए, देखे, हमको ये वीडियो अच्छा लगा। तो कम से कम आप उस पर कमेंट करिए कि हाँ हमको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी जो कुछ आपकी समस्या हो, उस समस्या को भी उसमें लिखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी लिखिए, समझ में आ रहा है तो भी लिखिए। अगर किसी नए टॉपिक को आपको पढ़ना है तो वो भी लिखिए। तो आप अपनी बात को उसमें बताइए, आप भी संप्रेषण करिए। अब अगर हम उसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं कि संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप देखते हैं कि संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन प्रेषण। सम धन प्रेषण। सम का मतलब होता है बराबर, यानी कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही, और प्रेषण का मतलब होता है भेजना, यानी हम जैसा चाहते हैं उसी प्रकार से उसको भेजना ही संप्रेषण कहलाता है। किसको? अपनी भाव और विचारों को दूसरों तक हम जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से वहां तक पहुंचाने का जो काम होता है वो संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, जब प्राचीन काल में संप्रेषण होता था, कम्युनिकेशन होता था, तो हम अपनी बात आपसे कह दिए, संप्रेषण मान लिया जाता था कि संप्रेषण हो गया, या मान लिया जाता था कि संप्रेषण हो गया। लेकिन आधुनिक काल में, आज के समय में संप्रेषण यह नहीं होगा। हम अपनी बात आपके पास पहुंचा दिए, संप्रेषण नहीं हुआ। हम अपनी बात जिस रूप में आप तक पहुंचाना चाहते थे, यानी जिन अर्थ में हम आपके पास पहुंचाना चाहते थे, अगर उन्हीं अर्थ को आपने ग्रहण किया, उन्हीं अर्थ को आपने एक्सेप्ट किया, तो संप्रेषण माना जाएगा, अन्यथा संप्रेषण नहीं माना जाएगा। अगर हम अपनी बातों, अपनी भाव, अपनी विचारों को ऐसे भाषा के माध्यम से आप तक पहुंचाएं कि जो आपको भाषा आता ही नहीं है, तो इसका मतलब कि आप हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे। और जब हमारी भावनाओं को आप समझ नहीं पाएंगे तो इसका मतलब कि संप्रेषण नहीं हुआ। ये आधुनिक प्रत्यय है संप्रेषण का। ये आधुनिक संप्रत्यय है संप्रेषण का। जिस रूप में हम आप तक अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, यदि आप उसी रूप में उस बात को समझते हैं, उसी अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो यह माना जाएगा कि संप्रेषण हुआ, अन्यथा यह माना जाएगा कि संप्रेषण नहीं हुआ। आइए इसके बारे में कुछ परिभाषाएं देखते हैं। एडगर डेल ने क्या कहा है संप्रेषण के संदर्भ में? एडगर डेल ने कहा है कि संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी करना, यानी कि एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं की
का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है, ऐसा एडगर डेल ने कहा। दूसरा, एफ.जी. मेयर ने क्या कहा है उसके संदर्भ में कि मानवीय विचारों एवं भावनाओं का शब्दों, पत्रों, संकेतों अथवा आदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। यानी हम किसी भी माध्यम से जब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं तो वही संप्रेषण होता है, ऐसा एफ.जी. मेयर ने कहा। आगे संप्रेषण की विशेषताओं के बारे में आइए चर्चा करते हैं। संप्रेषण की जो पहली विशेषता है कि संप्रेषण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। हम अपनी बात किससे कहेंगे, तो सामने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो जब सामने वाला एक व्यक्ति है, एक कहने वाला, एक सुनने वाला, एक भेजने वाला, एक प्राप्त करने वाला, तो जब तक दो लोग नहीं होंगे तब तक संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो संप्रेषण में दो लोगों को होना जरूरी है, दो या दो से अधिक का होना जरूरी होता है। दूसरा, इसकी विशेषता है कि संप्रेषण में अंतःक्रिया होती है जो आदान प्रदान को प्रोत्साहन के साथ साथ पृष्ठपोषण भी देती है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई बात आपसे कहा, अब आप उस चीज को क्या करेंगे, अंतःक्रिया का मतलब क्या होगा, अंदर अंदर उसको आप सोचते हैं। जब सोचते हैं तो उसके अर्थ को आप निकाल पाते हैं और उस अर्थ को आप ग्रहण कर पाते हैं। और जब तक आप उस अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाते हैं तब तक संप्रेषण की प्रक्रिया तो मानी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने उस अर्थ को ग्रहण किया नहीं जिस अर्थ को हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। तो इसका मतलब कि अंदर अंदर जब अपने भावों से आप उसको सोचते हैं तो अपने भावों से सोचने के क्रम में ही आप अंतःक्रिया करते हैं, और जब उसके अर्थ को आप समझ जाते हैं तो संप्रेषण हो जाता है। तो ये क्या करता है, जैसे हम कोई बात किसी को कहना होता है, हम अपनी भावना और विचार किसी तक पहुंचाना होता है, तो एकाएक वो नहीं निकल आता है, पहले हम अंतःक्रिया करते हैं कि इस बात को कैसे कहा जाए। तो ये जो संप्रेषण होता है वो अंतःक्रिया होती है। उसमें हम सोचते हैं, विचारते हैं और दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से संप्रेषण में अंतःक्रिया होती है, जिससे उस अर्थ को समझने में हमको सहूलियत होती है, जिस रूप में दूसरे ने हमारे पास उस संदेश को भेजा है। नंबर 3 है, संप्रेषण एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है। मनोसामाजिक प्रक्रिया का मतलब उसमें मन भी है और सामाजिक भी है। मन का मतलब वो हमारे अपने भावना है, वो हमारे अपने विचार हैं, और अपनी भावना और विचार को हम कहाँ प्रकट करेंगे, किसी दूसरे के सामने प्रकट करेंगे। कहाँ आदान प्रदान करेंगे, किसी दूसरे से आदान प्रदान करेंगे। तो अपने भावनाओं और विचारों को ये मना हो गया। और सामाजिक का मतलब जब हम दूसरे के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं तो ये सामाजिक हो गया। जब कक्षा कक्ष संप्रेषण होता है, कक्षा कक्ष का शिक्षण होता है, तो एक टीचर बहुत सारे विद्यार्थियों को टीच करता है, पढ़ाता है। तो उस समय वह अपने भावों और विचारों को उस बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और जो क्लास होता है वह क्या होता है, एक सामाजिक रूप होता है, एक क्लासरूम जिसमें शिक्षण कार्य होता है, यानी वो एज ए समाज ही होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें एक साथ अध्ययन करते हैं। तो ये रही तीसरी विशेषता। यदि हम चौथी विशेषता की बात करें तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो प्रजातांत्रिक होती है। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है कि हम अपनी भावों और विचारों को स्वतंत्र रूप में दूसरे तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। हम अपने भावों और विचारों को स्वतंत्र रूप में दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। नंबर 5 है कि संप्रेषण में विचारों, भावनाओं तथा तथ्यों का आदान प्रदान होता है। तो संप्रेषण तो आप शुरू से ही वही समझ रहे हैं कि अपनी विचारों, भावों और भावनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या होता है, संप्रेषण होता है। नंबर 6 है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभवों की भागीदारी होती है, जब तक उन अनुभवों पर सभी का अधिकार ना हो जाए। संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभवों की भागीदारी होती है, यानी जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमने इकट्ठा किया हुआ है सारा कुछ, वो हमारे अनुभव हैं। तो अनुभवों की भागीदारी होती है और ये इस पर सभी का जो विचार है वो क्या होता है, निर्भर होता है। नंबर 7 के बारे में अगर हम बात करें तो कि शिक्षण की प्रभावशीलता
शिक्षण की प्रभावशीलता संप्रेषण की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। जब हम बहुत सारे टीचर आपको ऐसे भी मिलते हैं कि वो कहना कुछ और चाहते हैं, बच्चे समझते कुछ और हैं, यानी उनके अंदर कम्युनिकेशन की जो क्षमता होती है वो नहीं होती, अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे टीचर ऐसे आपको मिलेंगे कि बहुत आसानी से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। संप्रेषण का मतलब ही यही होता है कि हम अपनी भावों और विचारों को दूसरों तक अच्छे से आसानी से पहुंचा सकें। तो जब तक ये क्षमता एक टीचर में नहीं होगी तब तक वह एक अच्छा टीचर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो सबसे जरूरी संप्रेषण, अच्छे संप्रेषण का होना। उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की चर्चा करें, संप्रेषण एक मुक्त प्रवृत्ति की प्रक्रिया है, इसीलिए इस प्रक्रिया का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। यानी कि जब हम आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो अगला हमसे कौन सी बातचीत करेगा, आगे क्या कहेगा, उसकी भाषा क्या होगी, उसके शब्द क्या होंगे, उसके जो संकेत क्या होंगे, ये सारी चीज़ों का पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये मुक्त प्रवृत्ति है। हम किस आधार पर बातचीत कर रहे हैं ये पता अन्य को नहीं है, तो ये मुक्त प्रवृत्ति होती है। और उसके आगे है संप्रेषण में प्रयोग होने वाली शब्दावली का अर्थ सुनिश्चित होने पर ही संप्रेषण सार्थक होता है। हमने पहले ही आपको बता दिया कि जब तक हम जो आपसे बोले उस जैसे हम कोई शब्द कम्युनिकेशन हमने बोला तो कम्युनिकेशन का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। हमने तो कम्युनिकेशन कहा, हमने प्रेक्षण कर दिया, शब्द को फेंक दिया आपके ऊपर, शब्द को बोल दिया, लेकिन जब आप उसके अर्थ को समझेंगे तभी संप्रेषण माना जाएगा, नहीं तो संप्रेषण नहीं माना जाएगा। और नंबर 10 है कि संप्रेषण गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी ये संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है और गत्यात्मक प्रक्रिया है। पूरे पृथ्वी पर हर जगह संप्रेषण होता रहता है और हमेशा ये गतिशील होता है। ऐसा कोई पृथ्वी का जगह नहीं होगा, स्थान नहीं होगा जहाँ पे संप्रेषण ना होता हो, और ये हमेशा होता रहता है, कभी कहीं ये रुकता नहीं है। जब हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, प्राचीन काल में हम क्या करते थे, रट लेते थे। हमारे पास लिपि का कोई विकास तो था नहीं, प्रेस का कोई विकास था नहीं, तो गुरु क्या करता था, शिष्यों को सारी चीज़ें रटा देता था। तो उसने क्या किया, अपनी सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण कर दिया अपने शिष्यों में, कैसे, रटा करके। लेकिन जब से हमारे पास लिपि आया और छापने के जो साधन हैं, यानी प्रेस, जब से विकास हुआ प्रेस का, तब से हम क्या करते हैं, हमारी लाइब्रेरियों में जो हमारी सभ्यता संस्कृत है वो भरी हुई है, पड़ी हुई है, और वहाँ से हम जा करके उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये निरंतर कंटिन्यू चल रहा है। संप्रेषण का मतलब केवल बोलने से मत समझिएगा। हम किताब पढ़ते हैं तो उससे भी हम संप्रेषण करते हैं। किताब में जो लिखा है उसको हमने पढ़ के समझ लिया तो संप्रेषण हो गया। टीवी पे हम देखते हैं तो संप्रेषण होता है। टीवी जो बोलता है, जो कहता है, जो दिखाता है, वो अगर हम समझ गए तो संप्रेषण हो गया। तो संप्रेषण का मतलब केवल आप ये मत समझिएगा कि हम बातचीत कर रहे हैं तभी संप्रेषण हो गया, ये मत समझिएगा। अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी जब हम एक संदेश के माध्यम से एक चिट्ठी लिखते हैं अंतर्देशीय, पुराने ज़माने में कबूतर जा 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 चिट्ठी लिखते थे ना, तो जब चिट्ठी लेकर के कबूतर जाता था तो वहाँ से वो फिर जवाब लेकर के आता था, यानी पृष्ठपोषण भी उसका मिलता था उसको। तो जब हम संप्रेषण की प्रक्रिया को समझाएंगे तो वहाँ पे आपको हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि संप्रेषण की प्रक्रिया होती कैसे कैसे, उसके प्रमुख जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और लास्ट में हम कहेंगे कि संप्रेषण प्रक्रिया का एक उद्देश्य होता है। बिना किसी उद्देश्य के हम अगर बातचीत करते हैं तो इसका मतलब कि क्या कहलाएंगे, आगरा जाने का काम होगा। तो जब भी हम संप्रेषण करेंगे तो कोई ना कोई उद्देश्य ही होगा। बिना उद्देश्य के हम ऐसे बातचीत करते नहीं, अपनी भावना, अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य हम करते नहीं हैं। अगर हम इसके आगे संप्रेषण की प्रकृति के बारे में चर्चा करें तो आपको संप्रेषण समझ में आ गया, संप्रेषण की विशेषता समझ में आ गई, संप्रेषण की प्रकृति समझ में आ गई। अब इसके आगे जो भी होगा आप उसको अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। कल एक क्लास और हम संप्रेषण पे करेंगे जिससे आप कोई क्वेश्चन इससे जो हो छूटने ना पावे। तो संप्रेषण की जो प्रकृति होती है, संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। संप्रेषण में संदेश उत्पन्न अत्यंत आवश्यक होता है। संप्रेषण लिखित, मौखिक, यानी
लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, यानी शाब्दिक अशाब्दिक किसी भी रूप में संप्रेषण हो सकता है। संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। औपचारिक किस रूप में होती है? जैसे हम किसी मित्र से कह दें कि हम आज आपसे मिलने आ रहे हैं, अपनी बातचीत हम बातचीत करेंगे, तो ये तो औपचारिक प्रक्रिया हो गई कि हम औपचारिक रूप से जैसे उसका स्वागत करना होता है स्वागत करेंगे और बातचीत करेंगे। उसके लिए समय फिक्स होता है। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से जब मिलने जाता है तो वो औपचारिक मुलाकात होती है। लेकिन अगर बाजार में घूमते टहलते किसी व्यक्ति से मुलाकात हो गई तो औपचारिक नहीं होता है। औपचारिक मुलाकात का मतलब होता है कि एक डिब्बा मिठाई लेकर के कम से कम आप जाइए, जो लेके जाना चाहिए। अनौपचारिक का मतलब कि अगर रास्ते में कोई मिल गया, जाते आते जाते कोई मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि रुक जाइए हम मिठाई खरीद के आपको दे दें क्योंकि आप मिल गए, ऐसा तो होता नहीं है। तो औपचारिक का मतलब कि जैसा होना चाहिए उस तरीके से अगर हम मुलाकात करते हैं तो वो औपचारिक हो गया, और अगर आते जाते कहीं भी किसी रूप में मुलाकात हो गई तो अनौपचारिक होता है। उसके बाद संप्रेषण द्विमार्गीय प्रक्रिया है। आपको पहले ही बता दिया कि संप्रेषण एक करने वाला और एक संप्रेषण प्राप्त करने वाला, कम से कम 2 लोग इसमें होने चाहिए, और संप्रेषण में एक उचित माध्यम का होना आवश्यक है। संप्रेषण में उचित माध्यम का होना आवश्यक है, ये इसकी प्रकृति हो गई। संप्रेषण जो होगा वो बौद्धिक क्षमता की सेतु की तरह होती है। संप्रेषण क्या होता है? ये हमारे अंदर कितना भी क्षमता है, लेकिन अगर संप्रेषण क्षमता हमारे अंदर नहीं है तो वह पूरा एकदम कोई मतलब उसका नहीं है। उसके बाद संबंध विकसित करने का संप्रेषण एक यंत्र है। बस में यात्रा कर रहे हैं, आपका जो पड़ोसी है अगर उससे आप बोलेंगे नहीं तो आपसे क्यों बोलेगा? पूरी यात्रा खत्म हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पड़ोस में जो बैठा था वो कौन है। तो इसका मतलब कि जब तक संप्रेषण होगा नहीं तब तक संबंध विकसित होते नहीं हैं। बिना बातचीत के हम किसी से संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि संबंध विकसित करने में संप्रेषण एक यंत्र का काम करता है। उद्देश्यों पर भी चर्चा हो जाए जल्दी से कि संप्रेषण के उद्देश्य क्या होते हैं। उचित संदेश देना इसका पहला उद्देश्य है। क्रियाओं में समन्वय करना, प्रबंधन कुशलता को बढ़ाना, नीतियों को लागू करना, सूचनाओं व समझ का विनिमय करना, कर्मचारियों को निर्देशन तथा परामर्श व प्रेरणा देना, कर्मचारियों के व्यवहार को अनुकूल बनाना और आसपास के वातावरण से तारतम्यता या जुड़ाव स्थापित करना, ये संप्रेषण के उद्देश्य होते हैं। उचित संदेश देना यानी जिसकी ज़रूरत है वो संदेश दिया जाए। क्रियाओं में समन्वय का मतलब कि जब हम अब देखते हैं विद्यालय जो शैक्षिक प्रशासन होता है उसमें एक हायरार्की काम करती है, एक पिरामिड के रूप में। मैनेजमेंट होता है, प्रिंसिपल होता है, उप प्रिंसिपल होता है, फिर उसके बाद टीचर होते हैं, फिर उसके बाद वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो होते हैं, फिर उसके बाद छात्र होते हैं। इस तरीके से एक हायरार्की होती है, एक पिरामिड होता है। जो सबसे ऊपर होता है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, जो सबसे नीचे होता है उसके पास सबसे कम पावर होता है। ऊपर वाले व्यक्ति को नीचे वाले व्यक्तियों से कुछ कार्य निकालने होते हैं और जिसके लिए वो एक दूसरे से संप्रेषण करता है। तो क्या होता है, क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए क्या होता है, संप्रेषण करना जरूरी होता है। प्रबंधन कुशलता कब माना जाएगा, जब आप कहते हैं कि फला नेता बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो चाहे जैसे आते जाते खाते पीते सबसे मिलता रहता है, और एक नेता है जब उसके घर जाते हैं तो 4 घंटे में वह ऊपर से उतरता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कम्युनिकेशन के उद्देश्य हैं। तो आज हमने चर्चा किया कम्युनिकेशन का, यानी संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण की विशेषता और संप्रेषण की प्रकृति, संप्रेषण के उद्देश्य, हमने इस पे चर्चा किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।